हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊंगी। आपको अलग से बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें पूरी बुक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने दिए हैं। आप 30-25 पेज की एक कॉपी लीजिए और उसमें इसके नोट्स बना लीजिए। आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी और ये आपके एग्ज़ाम टाइम काफ़ी काम आएगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भूमिका से। उससे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1941 में। इनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ था। हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिख रहे थे। उन्होंने नागरिक प्रचारणी की तरफ से हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका हिंदी शब्द सागर के नाम से 1929 में लिखी थी, जिस पर उन्होंने बाद में एक इतिहास ग्रंथ लिखा। संपूर्ण काल को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। इस पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी पर विधेयवाद का प्रभाव है। विधेयवाद की पद्धति, विधेयवाद का मतलब होता है प्रत्यक्षवाद, और विधेयवाद का प्रभाव शुक्ल जी के बाद किसी पर पाया जाता है तो वो है गियर्सन। शुक्ल जी ने कुल 900 वर्षों का इतिहास लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में। पर इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हिंदी साहित्य का केवल 900 वर्षों का ही इतिहास है। शुक्ल जी केवल 900 वर्षों का ही इतिहास लिख पाए छायावाद के युग तक, क्योंकि उसके उपरांत उनकी मृत्यु हो गई। इसमें लगभग उन्होंने 1000 कवियों की संख्या रखी है। विधेयवाद का प्रभाव 2 साहित्यकार पर है, जैसा कि पहले ही बताया है, गियर्सन और रामचंद्र शुक्ल। अगर आपके एग्ज़ाम में कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि विधेयवाद के राइटर कौन है या किन राइटर पर उनका प्रभाव है, तो आप शुक्ल ही लगाएंगे। और अगर शुक्ल ऑप्शन में ना हो, गियर्सन हो, तो गियर्सन लगाएंगे। पर अगर शुक्ल और गियर्सन दोनों हो तो आप शुक्ल ही लगाएंगे, क्योंकि शुक्ल पर पूर्ण रूप से विधेयवाद का प्रभाव है। विधेयवाद के 3 तत्व हैं: जाति, वातावरण और क्षण। अब शुरू करते हैं भूमिका। प्रथम संस्करण की भूमिका। शिव सेगर हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह शिव सेगर ने 1883 में प्रस्तुत किया था, जिसे शिव सिंह सरोज कहते हैं। शुक्ल जी ने इसे वृत्त संग्रह कहा है। इसके पीछे ही द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 में गियर्सन ने प्रस्तुत किया था, जिसे शुक्ल जी ने बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा है। पर गियर्सन ने हिंदी भाषा का नहीं, गियर्सन ने देसी बोली का इतिहास लिखा है। ये बात आप याद रखेंगे। 1913 में मिश्र बंधु ने बड़ा कवि वृत्त संग्रह, जिसे शुक्ल जी ने कहा है, मिश्र बंधु विनोद नाम से प्रस्तुत किया था। काशी की नागरिक प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ में इस बात की ओर गया था कि कई हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज्य पुस्तकालयों में और लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी है, जिनके विषय में किसी को कोई ज्ञान नहीं है। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने 1900 में पुस्तकों की एक खोज का काम अपने हाथ में लिया और 1911 लगभग 1900 से 1911 तक इसने खोज पूरी की और अपनी 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों और ज्ञात कवियों के बारे में ग्रंथों का पता लगाया। और जो ये सामग्री काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने प्रस्तुत की, इसी सामग्री का उपयोग कर मिश्र बंधु विनोद की रचना की। मिश्र बंधु ने 1913 में इसकी रचना मिश्र बंधु विनोद को 3 भागों में जो है प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने नागरिक प्रचारणी के द्वारा दी गई सामग्री का उपयोग करके ही इस ग्रंथ की रचना की गई थी। इसके बाद शुक्ल ने काल विभाजन के 2 आधार। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में अक्सर पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी ने जो है वो काल विभाजन किस आधार पर किया था। रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर
और ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर, जिस काल में जिस प्रकार की रचनाएं सबसे अधिक थी और उनकी प्रसिद्धि भी ज़्यादा थी, उन्होंने उसका नामकरण उसी आधार पर किया, जैसे वीर गाथा काल का, क्योंकि उनमें वीर गाथाएं रचनाएं सबसे अधिक थी और उनकी प्रसिद्धि भी थी, इसीलिए उन्होंने इस आधार पर काल विभाजन किया। उन्होंने कहा है कि मैंने आदि काल का नाम वीर गाथा काल रखा क्योंकि इसमें दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश और देश भाषा, यानी बोलचाल की भाषा। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आते, मतलब शुक्ल जी अपभ्रंश जो रचनाएं हैं, जैन और तीर्थों की जो रचनाएं हैं, वो उनको साहित्य की कोटि में नहीं रखते हैं जैनों की रचनाओं को, पर उनका उल्लेख शुक्ल जी ने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि अपभ्रंश का प्रयोग कब से हो रहा है, इसीलिए उन्होंने इसका उल्लेख किया है, वरना वो जैन साहित्य को साहित्य की कोटि में नहीं मानते हैं। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं जो अपभ्रंश भाषा की 4 साहित्यिक पुस्तकें शुक्ल जी मानते हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों रचनाएं विद्यापति की है। देश भाषा काव्य की शुक्ल जी 8 पुस्तकें बताते हैं, खुमान रासो, विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्र का, परमाल रासो, आलाखंड। इसका मूल रूप जो है वो आलाखंड नाम से इसे जाना जाता है। इसकी रचना जगनिक ने की है। खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। इन 12 ग्रंथों में से विसलदेव रासो और खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली को छोड़कर शेष सभी ग्रंथों को ये वीर गाथात्मक ही मानते हैं, क्योंकि विसलदेव रासो में सिर्फ 2 घटनाएं हैं, विवाह और विरह। खुसरो में खुसरो की पहेलियाँ है और विद्यापति पदावली में राधा कृष्ण जो है वो श्रृंगारिक वर्णन है। इसमें कोई वीरात्मक काम नहीं दिखाया गया, इसीलिए इन 3 रचनाओं को छोड़कर शेष सभी रचनाओं को ये वीर गाथात्मक रचना ही मानते हैं। और इसीलिए क्योंकि 9 रचनाएं जो वीर गाथात्मक थी, जिनमें लड़ाइयों का वर्णन था, इसीलिए इन्होंने इस काल का नाम जो है वो वीर गाथात्मक काल रखा, क्योंकि इसमें पहली चीज़ ग्रंथों की प्रचुरता थी और दूसरी वो ग्रंथ प्रसिद्ध थे। और इसी प्रकार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि उन्होंने शुक्ल जी ने इसका नाम किस आधार पर रखा, काल विभाजन ग्रंथ। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं कि रचनाओं की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर इन्होंने इनका नामकरण किया काल विभाजन का, कि किस काल में किस प्रकार के ग्रंथ अधिक थे। ऐसा नहीं है कि उसमें और ग्रंथ नहीं लिखे गए, लेकिन उस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथ अधिक लिखी गए और वो अधिक जो थे वो प्रसिद्ध भी थे, इसीलिए उन्होंने इसका नाम इस आधार पर किया। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी गया है। हम अक्सर सोचते हैं कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में जितने भी कवियों का वर्णन किया है परिचयात्मक, वो सब उन्होंने मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं, पर शुक्ल जी साफ तौर पे कहते हैं कि सिर्फ रीतिकालीन कवियों के परिचयात्मक विवरण जो है मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। सभी कवियों के नहीं लिए, सिर्फ रीतिकाल के लिए उन्होंने मिश्र बंधु विनोद का प्रयोग किया है। और मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के भीतर 10 पुस्तकों की नामावली भी दी है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसमें मैंने ऐड नहीं की है। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन आपको पीएचडी या फिर किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि किसी इतिहास पुस्तक में किसी कवि की आलोचना की जा सकती है, तो शुक्ल जी कहते हैं पूरी क्या आधी आलोचना भी नहीं की जा सकती किसी भी कवि, क्योंकि किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा, किसी इतिहास ग्रंथ में नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये उसमें समाहित नहीं हो सकती है। शुक्ल जी ने त्रिवेणी नाम से पुस्तक लिखी थी। उन 3 कवियों को मेन मानते हैं, तुलसीदास, जायसी, सूरदास। तो शुक्ल जी कबीरदास जी को इसमें अहमियत नहीं देते। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में
कुछ भी लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना है, ऐसा समझ पड़ता है। शुक्ल जी ने उस टाइम पर छायावाद के कवियों जो जयशंकर प्रसाद उन लोगों के बारे में लिखा, तबकि वो जानते थे कि वर्तमान कवियों के बारे में लिखने पर विवाद ही उत्पन्न होता है, पर शुक्ल जी ने फिर भी उनके बारे में लिखा और वो कहते हैं कि उनके विषय में लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना है। हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में शुक्ल जी ने जनवरी 1929 में ही हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित कर दिया था। हमीर रासो का पता, जैसे कि सबको पता है कि हमीर रासो का कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिला। शुक्ल जी को लक्ष्मीधर द्वारा रचित संपादित प्राकृत पिंगलम में इसके कुछ छंद मिले थे, जिससे इस ग्रंथ के होने का पता लगता है, पर इस ग्रंथ के बारे में कोई और इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती, न ही ये ग्रंथ कहीं स्वतंत्र रूप से मिला है। लक्ष्मीधर ने प्राकृत पिंगलम सूत्र नाम से 4 छंदों का विद्याधर, बब्बर, सलंगधर और जज्जल इन लोगों का वर्णन किया है। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ के स्रोत बाबू श्याम सुंदर दास की रचना कोविद रत्नमाला से लिया है इन्होंने। राम नरेश त्रिपाठी की पुस्तक कविता कौमुदी और श्री वियोगी हरि जी की पुस्तक ब्रज माधुरी सार, इन 3 पुस्तकों का विवरण लेकर इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है और वो इन तीनों के प्रति अपनी कृतज्ञता भी प्रकट करते हैं। और जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि रीति काल के कवियों का परिचयात्मक विवरण इन्होंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है और इसके अलावा ये अपने एक मित्र, बहुत पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक का नाम भी लेते हैं, जिनके लिए उन्होंने आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय इनकी मदद ली थी, पर इन्होंने इसके लिए इन्हें कभी धन्यवाद नहीं किया, क्योंकि इनके मित्र का मानना था कि धन्यवाद करना चापलूसी करना है और इन्होंने आज तक इस विषय में इन्हें धन्यवाद नहीं। इसमें आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होंगे कि इसमें शुक्ल जी ने सिर्फ 900 वर्षों का इतिहास का वर्णन किया है, पर हिंदी साहित्य का इतिहास केवल 900 वर्षों का नहीं है, क्योंकि शुक्ल जी उतने वक्त तक ही जीवित रहे और इसमें विधेयवाद पद्धति का प्रयोग किया है और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से 1929 में ये प्रकाशित हुई थी। और इन्होंने जो कविवृत्त संग्रह और बड़ा कविवृत्त संग्रह और बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह किनके ग्रंथों को कहा है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और इन्होंने रीतिकाल के कवियों का परिचयात्मक विवरण किससे लिया है, ये मिश्र बंधु विनोद से, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे आदिकाल के प्रकरण और उसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।